तो अब हम बात करते हैं विशाल भारतीय मरुस्थल के बारे में, जिसे हम थार मरुस्थल भी कहते हैं। दोस्तों, मैंने पहले ही आपको बताया कि मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, शीत मरुस्थल और उष्ण मरुस्थल। हमारे भारत में शीत मरुस्थल के तौर पे हम लद्दाख को देखते हैं और उष्ण मरुस्थल के तौर पे हम थार मरुस्थल को देखते हैं। अगर आपने मैप खोला हुआ होगा तो उस मैप पे, जो भारत का फिजिकल मैप आपका ओपन होना चाहिए, उस मैप पे आप मानचित्र पे पश्चिम की ओर बढ़िए, तो आपको एक पीलापन लिए हुए क्षेत्र दिखेगा। यही क्षेत्र थार मरुस्थल है। आपको वहाँ पे क्या दिखता है? वहाँ पे आप देखेंगे कि सुनहरे रेत के टीले हैं, वहाँ पे उसका विशाल विस्तार है, ऊबड़-खाबड़ क्षेत्र है और एक व्यापक खुला हुआ आसमान है। तो ये आप देख सकते हैं कि थार मरुस्थल में ये रेत का टीला है। ये रेत का टीला इस तरीके से बनता है कि जब रेत को लेके मरुस्थलीय हवाएं चलती है और इस हवाओं के रास्ते में अगर कोई भी ऐसे अवरोध आ जाता है, तो इस अवरोध के माध्यम से ये सारे के सारे रेत जो है इस पे ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं और इसी से एक आकृति बनती है जिसको हम बरखान के नाम से जानते हैं। जिसके बारे में जब मैं आपको आगे भूगर्भीय प्रक्रियाएं पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में मैं बात करूंगा कि किस तरीके से अलग-अलग जो परिवर्तन हमारे पृथ्वी के ऊपर देखने को मिलते हैं, जिसको हम जियोस्टेसी कहते हैं, भू संतुलन कहते हैं। तो जियोस्टेसी की जो प्रक्रिया है, भू संतुलन की जो प्रक्रिया है, हम आगे बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरीके से समझिए कि थार मरुस्थल हमारे देश में एक उष्ण मरुस्थल है। अब इस मरुस्थल के बारे में हम बात करें तो ये जो मरुस्थल है, यहाँ पे आपको रेत के टीले बनते हुए दिखते हैं। ये टीले हवा की दिशा में जो है वो रेत को स्थानांतरित करते हैं और ये पहाड़ी जैसी आकृति प्रदान करती है, जिसको हम बरखान भी कहते हैं और रेत के जो रेत है उसके टीले भी बन जाते हैं। और कभी-कभी तो ये जो टीले हैं दोस्तों, ये 150 मीटर तक ऊंचे हो जाते हैं। थार मरुस्थल के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही विशाल शुष्क क्षेत्र है। शुष्क क्षेत्र मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होती हो। जो थार मरुस्थल का अधिकांश भाग है वो भारत में स्थित है, लेकिन कुछ भाग आपको पाकिस्तान, भारत से बाहर पाकिस्तान में भी देखने को मिलेगा। भारत में थार मरुस्थल का जो प्रसार है वो राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा, इन 4 राज्यों में है। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि थार मरुस्थल भारत के कितने राज्यों में फैला है, तो आप इन 4 राज्यों का नाम लेंगे। फिर मरुस्थल कठोर परिस्थितियों के कारण एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में काम करता है, जहां मानव और पशु दोनों ही जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि आप देखेंगे कि मरुस्थल में जीवन बहुत ही कठिन होता है, चाहे वो उष्ण हो चाहे वो शीत हो। वहां पे जीवन की जो अवस्था होती है, व्यवस्था होती है, वो बहुत कठिन होती है। यहाँ पे जो थार मरुस्थल है, वहां पे आपको जो दिन में बहुत ज्यादा गर्मी देखने को मिलेगी, तो रात में बहुत ज्यादा ठंडी देखने को मिलेगी। और चूंकि ये एक शुष्क क्षेत्र है, इसमें इसलिए यहाँ पे जो जल की उपलब्धता है उसका भी अभाव होता है। अब चूंकि यहाँ पे जो माफ कीजिएगा, यहाँ पे जीवन जीने की जो परेशानियां हैं, उसके मद्देनजर यहाँ में के रहने वाले जो लोग हैं, उन्होंने अपनी जीवन शैली को उसी स्थान और वहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया है। चाहे उनका खान पान हो, चाहे उनकी वेशभूषा हो, चाहे उनकी जीवन शैली हो, सभी की सभी यहाँ की मरुस्थल की कठोर परिस्थितियों के अनुकूल है। जैसे वहाँ के लोगों की अगर आप वेशभूषा की बात करें, तो वो सफेद रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। सफेद रंग इसलिए क्योंकि सफेद रंग जो है वो ज्यादा मात्रा में सूरज की किरणों को परावर्तित कर देता है, इससे गर्मी कम लगती है। चूंकि मरुस्थल में गर्मी पहले से ही ज्यादा होती है, तो सफेद कपड़े इस गर्मी में थोड़ी सी राहत प्रदान करते हैं। फिर आप देखेंगे सफेद कपड़ों में वो अक्सर धोती और कुर्ता पहनना पसंद करते हैं। धोती और कुर्ता। अब धोती और कुर्ता के पीछे का क्या लॉजिक है? तो दोस्तों, अगर आपने धोती देखी होगी तो धोती की जो संरचना होती है वो बहुत ही हल्की फुल्की होती है। धोती जो है उसमें आपको हवा के लिए काफी ज्यादा स्थान होता है। तो चूंकि गर्मी वहां पे बहुत ज्यादा होती है, तो हवा उस शरीर में लग सके, इसके लिए धोती की जो बनावट होती है वो वहां के लोगों के लिए अनुकूल होती है। इसके अलावा धोती में आपको रेत भी बहुत कम फंसता हुआ दिखता है। तो इन कई कारणों की वजह से वहां के लोगों ने अपनी वेशभूषा के तौर पे धोती और कुर्ता को शामिल किया है। सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं। इसके अलावा वो पगड़ी पहनते हैं, ताकि उनके सर में जो है वो रेत ना चला जाए। अगर उनके सर में रेत चला जाएगा, तो मैंने आपको पहले ही बताया, सर धोने के लिए वहां पे पानी की ऑलरेडी कमी है, तो क्या वो सर धोने के लिए पानी का इस्तेमाल करेंगे? नहीं करेंगे। तो इन सभी कारणों की वजह से कैसे भूगोल हमारे जीवन को प्रभावित करता है, आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे पुष्कर मेले की बात की गई है, जो कि राजस्थान में लगने वाला एक मेला है। इस राजस्थान के पुष्कर मेले में आपको ये जो ऊंट विक्रेता की ये तस्वीर दिखाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपको फैक्ट ये मिल जाता है कि राजस्थान में पुष्कर मेला लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया कि मरुस्थल में जल का अभाव होता है, तो वहाँ की जो महिलाएं होती हैं, वो अपने परिवार के लिए जल को लाने के लिए बहुत लंबी लंबी दूरी तय करती है, और ये दूरी कोई वो वीकली तय नहीं करती, उनको रोज जाना पड़ता है। इसलिए वहाँ पे बर्तनों को स्वच्छ करने की पारंपरिक विधि ये है कि बर्तनों को वो तब तक रेत से रगड़ती हैं जब तक कि वे साफ नहीं हो जाते, और फिर लास्ट में उसको धोने के लिए थोड़ी सी मात्रा में जल का उपयोग किया जा सकता है।
धोने के लिए जब वो जल का उपयोग करती हैं तो उसका फिर पुनः उपयोग करती हैं, यानी जिस पानी से उन्होंने बर्तन धोया है उसी पानी का इस्तेमाल वो पौधों को सींचने के लिए भी कर सकते हैं या किसी दूसरे कामों के लिए भी करते हैं। इसलिए जब भी आप दोस्तों नल को खुला छोड़ें तो आप उन लोगों के बारे में सोचें जो कि थार रेगिस्तान में रहते हैं। आप उन लोगों के बारे में सोचें जिनके पास बर्तन धोने तक के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए जो पानी उनको चाहिए उसके लिए वो रोज मीलों-मीलों दूर ट्रैवल करते हैं। तो इससे हमें यहाँ पे ये संदेश मिलता है कि हमें जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। जल भले ही एक नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन अगर हमने जल का आप देखेंगे सावधानी पूर्वक इस्तेमाल नहीं किया तो जल नवीकरणीय संसाधन से एक अनवीकरणीय संसाधन में तब्दील होता हुआ हमें दिखेगा अगले कुछ सालों में। तो चूंकि वहां पे जल की कमी है इसलिए हमने ये सुना है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो वहां के लोगों की आवश्यकता ये है कि वो जल का कम से कम इस्तेमाल करें, जो भी जल उनको मिले उसको ध्यान से संचित करें। तो उन्होंने वहां पे जल संरक्षण के कई सारे तरीके विकसित कर लिए हैं। जैसे वहां पे आपको टांका देखने को मिलेगा या फिर कुंड देखने को मिलेगा। फिर विशेष जल संग्रह विधियां वर्षा के जल का संचय करती है और उसका पीने के उद्देश्य से भी संचय किया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने थार मरुस्थल के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं अरावली की पहाड़ियों के बारे में। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है दोस्तों वो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो कि लगभग 2.5 अरब वर्ष पुरानी है। इस अरावली पर्वत श्रृंखला में आपको कई सारी चोटियां और कई सारी पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, लेकिन इसकी जो ज्यादातर पहाड़ियां हैं वो 300 से 900 मीटर तक ऊंची है। अब अरावली में जो स्थित माउंट आबू है वो थार मरुस्थल में स्थित जोधपुर से लगभग 4.5 घंटे की गाड़ी की यात्रा से इतनी इतनी ही दूरी पर है। तो जब आप माउंट आबू से जब आप जोधपुर की तरफ जाएंगे तो आपको बिल्कुल ही एक अलग भौगोलिक परिदृश्य मिलेगा। ये आप देख सकते हैं अरावली का एक भाग है और इसके ठीक पीछे इस तरफ यहाँ पे आपको थार मरुस्थल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जब आप इसको पार करके जाएंगे तो आगे का आपको बियाबान देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अरावली जो पर्वत है उसके बारे में बताया गया है और अरावली पर्वत हमारे पूरे विश्व में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अरावली के संबंध में हालिया हमें कुछ विवाद भी देखने को मिला, जिसमें सरकार के द्वारा जो अरावली की पहाड़ियां हैं उस पहाड़ियों की परिभाषा में परिवर्तन किए गए और 100 मीटर से जो ज्यादा की पहाड़ियां हैं उसको ही पहाड़ी की संज्ञा दी गई। और इससे हमें नुकसान ये होता है कि अरावली की जो अधिकांश पहाड़ियां हैं वो 90% लगभग पहाड़ियां वो पहाड़ियों की श्रेणी से ही बाहर हो गई, पहाड़ियों की परिभाषा से बाहर हो गई। अब जब ये पहाड़ियों की परिभाषा से बाहर हो जाएगी तो जाहिर सी बात है जो खनन माफिया है वो अरावली में खनन की गतिविधियों को और ज्यादा बढ़ाएंगे, जिससे पर्यावरण को नुकसान होगा। अब अरावली का कई मायनों में महत्व है जिसको हम अभी पढ़ेंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करें तो ये हमारे उत्तर पश्चिम भारत के भूभाग को और उत्तर पश्चिम भारत के जलवायु दोनों को आकार देने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये एक प्राकृतिक दीवार के रूप में काम करती है जो थार मरुस्थल का पूरब की ओर यानी गंगा के मैदानों की ओर विस्तार होने से रोकती है। इसके अलावा आप देखेंगे अरावली में कई प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं, जैसे संगमरमर है, ग्रेनाइट है, जस्ता है, तांबा है। तो चूंकि यहाँ पे बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं इसलिए यहाँ पे खनन और निर्माण क्रियाकलाप काफी हैं और यहाँ पे खनन माफिया भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो अवैध खनन पे काफी ज्यादा जोर देते हैं। अगर हम अरावली के क्षेत्र में जावर में स्थित प्राचीन खदानों की बात करें तो यहाँ से प्राप्त जो प्रमाण है उससे ये पता चलता है कि 8वीं शताब्दी पूर्व जस्ता निकालने के कौशल में महारत हासिल करने में भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आगे था। यहाँ पे आपको कई सारे किले भी देखने को मिलेंगे, जैसे चित्तौड़गढ़ का किला है, कुंभलगढ़ का किला है, रणथंभौर का किला है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐतिहासिक किले भी हैं। अब यहाँ पे कुंभलगढ़ के किले की तस्वीर है जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इस तस्वीर के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि पहाड़ियों में स्थित ये जो स्थान है वो शत्रुओं को रोकने में कितना ज्यादा सहायक सिद्ध हुआ होगा। तो दोस्तों ये हमने अरावली के बारे में बात करी। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। इससे पहले कि हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में समझे, हमें यह समझने की जरूरत है कि प्रायद्वीप क्या होता है और फिर पठार क्या होते हैं। दोस्तों प्रायद्वीप एक ऐसा भूभाग होता है जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ होता है। अगर आप भारत के दक्षिणी क्षेत्र को देखें, दक्षिणी भाग को देखें, तो एक तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, एक तरफ आपको अरब सागर देखने को मिलेगा, नीचे आपको हिंद महासागर देखने को मिलेगा और फिर उसके बाद इधर आपको बंगाल की खाड़ी देखने को मिलती है। तो भारत का जो दक्षिणी भाग है, ये दक्षिणी भाग 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, इसलिए हम इसे प्रायद्वीप की संज्ञा देते हैं। उसके अलावा जो पठार हैं, ये पठार भी आपको ऐसे स्थिति देखने को मिलेंगे, पठार एक ऐसे स्थल रूप के तौर पे आपको देखने को मिलेंगे जो अपने तरफ की चारों ओर की भूमि से ऊंचे होते हैं और इनकी जो सतह होती है वो सामान्यतः आपको समतल देखने को मिलती है। हालांकि इनके कुछ जो किनारे होते हैं वो खड़ी ढाल वाले होते हैं। भारत में भी आपको अनेक पठार देखने को मिलेंगे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण पठार है देश के मध्य में और दक्षिण में स्थित त्रिकोणीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र।
ये एक बहुत ही पुरानी भूमि संरचना है दोस्तों। ये जो क्षेत्र है वो प्रायद्वीप कहलाता है, क्योंकि ये तीन ओर से घिरा हुआ है। मैंने आपको बताया कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर द्वारा ये क्षेत्र घिरा हुआ है। और ये हमारे भारत की जो सबसे पुरानी भूमि की संरचना है उसमें से एक है, ये प्रायद्वीपीय पठार। इसको अब ये जो प्रायद्वीप है क्षेत्र, ये तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, पठारी है, इसलिए हम इसको प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। ये पठार दो पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। पश्चिम की तरफ, यानी कि अगर ये दक्षिणी भाग है तो यहाँ पे पश्चिम की तरफ आपको पश्चिमी घाट देखने को मिलेगा, और पूरब की तरफ आपको पूर्वी घाट देखने को मिलेगा। जो पश्चिमी घाट है वो पूर्वी घाट की तुलना में ज्यादा ऊंचे हैं, और यहाँ पे ये जो पश्चिमी घाट है वो पश्चिमी तट के साथ एक दीवार की तरफ फैले हुए हैं। इस पश्चिमी घाट में आपको कई सारे सुंदर झरने देखने को मिलेंगे, जो कि मानसून के मौसम में इसकी खड़ी ढालों पर बहते हैं। पश्चिमी घाट में आपको बहुत सारी जैव विविधताएं देखने को मिलेगी। अब इसी को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे कि यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। पश्चिमी घाट से कई सारी नदियां भी प्रवाहित होती है। पूर्वी घाट जो है वो अपेक्षाकृत निम्न है, और मतलब उसकी ऊंचाई पश्चिमी घाट की तुलना में कम है, और पूर्वी घाट छोटे छोटे पर्वत खंडों में विभाजित है, और ये पूर्वी तट के साथ फैले हुए हैं। अब ये जो दोनों पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इनके बीच में एक उच्च समतल भूमि है, जिसको हम दक्कन का पठार कहते हैं। यानी कि ये अगर दक्षिणी भाग है तो यहाँ पे आपको पश्चिमी घाट देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको पूर्वी घाट देखने को मिलेगा, और बीच में कुछ समतल भूमि देखने को मिलेगी, जिसको हम दक्कन का पठार कहते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फिर आपको गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियां जो है वो इस पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, और ये नदियां बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। ठीक बात है। अब ये नदियां चूंकि कृषि कार्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और लाखों लोगों को जल प्रवाहित करती है, इसलिए इन नदियों का काफी ज्यादा महत्व है। फिर आप देखेंगे ये जो पठार है, यहाँ पे खनिज, वन और उपजाऊ भूमि, ये सभी चीजें पाई जाती है, और ये इसको भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। इस पठार का जो हल्का ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ इस तरीके से है, इसलिए आपको पश्चिमी भारत की या दक्षिणी भारत की ज्यादातर नदियां आपको पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हुई प्रतीत होती हैं। प्रतीत क्या होती है, बहती हैं, और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। लेकिन नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदी है जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है, और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है, और ये नदियां जाके आप देखेंगे कि अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो आपको दक्षिणी भारत यानी प्रायद्वीपीय पठार के भाग में दो तरीके की नदियां देखने को मिलेंगी। एक जो पश्चिम से पूरब की तरफ जाती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, और दूसरी नर्मदा और ताप्ती के रूप में जो कि पूरब से पश्चिम की तरफ जाती है और अरब सागर में मिल जाती है। फिर आप देखेंगे पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों में आप देखेंगे गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी है ना, पर ये पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इन सारी नदियों का उद्गम भी पश्चिमी घाट से होता है, और ये सारी नदियां उस क्षेत्र की कृषि के लिए, उद्योग के लिए और पनबिजली के लिए जल का उत्पादन भी, पनबिजली के लिए फिर जल उत्पादन करती है। इसके अलावा पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी है उनमें नर्मदा और ताप्ती है, जो कि पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, और ये अरब सागर में गिरती है। फिर आप देखेंगे पठार पर जो घने जंगल हैं, वहां पे आदिवासी समुदाय रहते हैं। उनमें आपको संथाल, गोंड, बैगा, भील, कोरिकू, ये सारी जनजातियां आपको देखने को मिलेंगी। और चूंकि ये जो जनजातियां हैं इनकी अपनी अपनी विशिष्ट भाषाएं हैं, इनकी अपनी अपनी परंपराएं है, जीवन शैली है, और ये प्रकृति से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, इसलिए ये हमारी संस्कृति में चार चांद लगाते हैं। तो ये जो आदिवासी समुदाय है दोस्तों, ये ना केवल दक्षिण भारत में बल्कि आपको कई सारे दूसरे राज्यों में भी देखने को मिलेंगे, जैसे झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल है, ओडिशा है। इन सारे राज्यों में भी ये सारे आदिवासी समुदाय फैले हुए हैं। फिर भारत में ये जो पठार हैं इन पर कई सारे सुंदर जलप्रपात आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ जो नदियां हैं वो असमान चट्टानी सतहों पर प्रवाहित होती है, इसलिए इन जलप्रपातों का निर्माण होता है। अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं तो मान लीजिए इस तरीके से नदी का प्रवाह हो रहा है। अब यहाँ पे एक कठोर चट्टान है और फिर इसके आगे एक मुलायम चट्टान है। अब ये जो कठोर चट्टान है, ये कठोर चट्टान इन नदियों के द्वारा अपरदित नहीं हो पाएगा, नदियों का पानी इस कठोर चट्टान को नहीं काट पाएगा। लेकिन ये जो मुलायम चट्टान है, ये धीरे धीरे कटते कटते गायब हो जाएंगे, और फिर ये जो नदियां हैं, ये नदियां इस चट्टान को काट के हटा देगी, और फिर ये जो नदियों का पानी है वो अब इस तरीके से गिरने लगेगा, और फिर इससे जलप्रपात का निर्माण होता है। तो जब एक कठोर चट्टान के बाद मुलायम चट्टान होती है, और उस मुलायम चट्टान का नदी के पानी द्वारा अपरदन हो जाता है, तो इससे जलप्रपात का निर्माण होता है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अब ये जो जलप्रपात है ये पर्यटकों को काफी आकर्षित करते हैं, साथ ही साथ जल विद्युत उत्पादन में भी सहायक होते हैं, और इसके अलावा सिंचाई के लिए भी इन जलप्रपातों का इस्तेमाल होता है। तो जलप्रपात के कई सारे इस्तेमाल जो है वो हैं। यहाँ पे आपको
केरल के मुन्नार में जो पेरिया कानल आपको जलप्रपात देखने को मिलेगा, उसकी तस्वीर यहाँ पे दिखाई गई है। साथ ही साथ यहाँ पे पश्चिमी घाट की जैव विविधता को दिखाया गया है, जिसमें आपको यहाँ पे सिंह के समान मूंछ वाला जो बानर जिसको मकॉक कहते हैं वो है, किंग कोबरा है। फिर यहाँ पे ये कीटभक्षी पौधे को दिखाया गया है। इसके अलावा चूंकि प्रायद्वीपीय पठार में खनन गतिविधियां बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे खनिजों की उपस्थिति है, तो यहाँ पे आपको कोयले की खदानों की तस्वीर भी दिखाई गई है। तो ये दोस्तों हमने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं भारत की अद्वितीय तट रेखाओं के बारे में। भारत की तट रेखाओं पर बहुत सारे आपको सुंदर तट देखने को मिलेंगे, जिसको पुलिन कहते हैं। चट्टानी टीले भी देखने को मिलेंगे, हरे भरे जंगल भी देखने को मिलेंगे। कुछ तटों में तो सुनहरी रेत पाई जाती है, वहीं कुछ पर आपको काली शैलें, काले पत्थर पाए जाते हैं। अब कई सारे द्वीपों पर आपको प्रवाल भित्तियां देखने को मिलेंगी, तो कई सारे द्वीप ऐसे हैं जो जंगलों से ढके हुए हैं। भारत के जो तट हैं, चाहे वो पश्चिमी तट हो चाहे वो पूर्वी तट हो, ये बहुत ही विस्मयकारी है और भारत की तट रेखा आपको 7500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी देखने को मिलती है। ठीक है, फिर आप देखिए भारत के पश्चिमी तट के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। भारत का जो पश्चिमी तट है वो गुजरात से लेकर केरल तक विस्तृत है। आप इसको जो आपने जो मानचित्र खोला है उस मानचित्र में गुजरात से लेकर केरल तक देखिए, तो वहां पे आपको भारत का पश्चिमी तट दिखेगा। अब ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरता है। जाहिर सी बात है कई सारे राज्यों में भारत का पश्चिमी तट फैला हुआ है। भारत के पश्चिमी तट के कई सारे अलग अलग नाम भी हैं। इन नामों को आपका ये होमवर्क है कि आप इन नामों को याद करना, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। फिर भारत के पश्चिमी तट से जो अधिकांश नदियां निकलती है वो पश्चिमी घाट से निकलती है, और तेजी से बहते हुए वह पश्चिमी तटों पर देखेंगे कि एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी और डेल्टा, ये दो प्रकार की जो है वो नदियों द्वारा बनाई गई आकृति होती है, जो पश्चिम से पूरब की तरफ नदियां बहती है, जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। ये डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, और जो नदियां पूर्व से पश्चिम की तरफ आके अरब सागर में गिरती है, अरबियन सी में गिरती है, ये नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब ये डेल्टा क्या होता है, एस्चुरी क्या होता है, ये हमारे आगे का सिलेबस है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया कि पश्चिमी तट पे जो नदियां आती है उस पश्चिमी तट की नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है। इनमें नर्मदा और तापी, ये दो आपको प्रमुख नदियां देखने को मिलेगी। फिर ये जो तट रेखा है वो कई सारी छोटी छोटी नदियों और जलोढ़ के निक्षेपों द्वारा जो जमा की गई जलोढ़ मिट्टी है उससे कई सारी भू आकृतियों को बनाती है, जैसे क्रीक्स हो गया, जैसे एस्चुरी हो गया, है ना। अब इस तट पर नर्मदा और ताप्ती, ये दो नदियां ऐसे हैं जिसके मुहाने सबसे बड़े हैं। तो चूंकि नर्मदा और ताप्ती जो है वो भ्रंश घाटियों से होकर बहती है, इसलिए वो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है इस बात के बावजूद कि जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी ढाल पश्चिम से पूरब की तरफ इस तरीके की है। लेकिन फिर भी जो नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां हैं वो भ्रंश घाटी से बहने के कारण वो इस ढाल के विपरीत पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। ठीक है, तो पश्चिमी तट पर आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण बंदरगाह देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे नगर देखने को मिल जाएंगे, और ये सारे जो बंदरगाह हैं वो कई हजार सालों से भारत की आर्थिक गतिविधियों के केंद्र रहे हैं। देखिए पश्चिमी तट पर कई सारे महत्वपूर्ण बंदरगाह होने के पीछे का रीजन ये है कि जब देखिए जो मुख्य भूमि है और मुख्य भूमि में के बीच में और जल के स्रोत के बीच में जितनी कम जगह हो उतना ज्यादा अच्छा होता है, ताकि जहाज जो है वो मुख्य भूमि से बहुत ज्यादा पास जो है वो अपनी डॉकिंग कर सके। और जब जहाज मुख्य भूमि से बहुत ज्यादा पास डॉकिंग करेंगे तो जहाज का जो माल है वो मुख्य भूमि पर आसानी से उतारा जा सकेगा। जो पूर्वी तट है इसके बारे में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि यहाँ पे जो बंदरगाह है वो ज्यादातर क्यों नहीं है, यहाँ पे बंदरगाहों के लिए जो स्थितियां हैं वो स्थितियां अच्छी क्यों नहीं है। तो पूर्वी तट की हम बात करते हैं। पूर्वी तट आपको पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित देखने को मिलेगा। ये जो है वो गंगा के डेल्टा से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। अब अपने मैप में गंगा के डेल्टा से कन्याकुमारी तक का क्षेत्र देख सकते हैं, वहां पे आपको पूर्वी तट देखने को मिलेगा। पूर्वी तट में कई सारे विस्तृत मैदान है और नदियों के डेल्टा है। मैंने आपको बताया कि जहां पश्चिमी तट पर आपको एस्चुरी का निर्माण देखने को मिलता है, वहीं पूर्वी तट पर आपको डेल्टा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये अब जो डिफरेंस है वो आपको ध्यान में रखना है। फिर आपको पूर्वी तट पे कई सारी झील देखने को मिलेंगी, जैसे ओडिशा में चिल्का झील है, आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील है। कई सारी ये सारी जो झील है वो लैगून है। लैगून क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक सामान्य शब्द में ये बताया गया है कि लैगून एक प्राकृतिक अवरोधक द्वारा बड़े जलाशय से अलग हुआ झील होता है। ये बहुत बड़ी जल की राशि है। अब इस जल की राशि में मान लीजिए छोटी सी राशि इस जल से अलग हो गई, तो इसी को हम लैगून कहते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है ये हमारे ज्योग्राफी का पार्ट है, हम इसको समझेंगे। जब नदियां अपने अवसादों को किसी भी बड़े जलाशय जैसे कि महासागर हो, झील हो अथवा अपने मुहाने पर जमा करती है तो एक आप देखेंगे त्रिभुजाकार आकृति बनती है, हम उसको क्या कहते हैं डेल्टा कहते हैं।
ठीक है। अब ये एक पंख की तरह देखने में लगता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपके पास फ़ोन होगा तो आप उसमें डेल्टा का चित्र जाके ज़रूर देखें, आपको समझ में आएगा कि कैसे ये पंख की तरह लगते हैं और ये इनका निर्माण कैसे होता है। तो जो नदियाँ अपने साथ अवसाद लेके आती हैं, उन्हीं अवसादों को ये जो महासागर हैं, उनके मुहाने पर लाके जमा कर देती है और इन्हें जमा होते-होते ये जो है वो आप देखेंगे एक डेल्टा का निर्माण करते हैं। ठीक है? अब चूँकि मैंने आपको बताया कि ये जो डेल्टा है, यहाँ पे नदियाँ अपने अवसाद लाके जमा करती है, तो ये जो भूमि है डेल्टा वाली, ये कृषि कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त बन जाती है, क्योंकि नदियों के अवसाद जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। क्योंकि जलोढ़ क्या है? जलोढ़ नदियों द्वारा लाए गए अवसाद ही तो हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने बात करी भारत के पूर्वी तट के बारे में, भारत के पश्चिमी तट के बारे में। अब हम बात करते हैं भारत के द्वीप समूह के बारे में। हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो स्थित द्वीपों के समूह हैं, हम उनको भारतीय द्वीप समूह कहते हैं, जो भारत के भू अधिकार के क्षेत्र में आते हैं, यानी कि इस पे भारत का पूरा-पूरा अधिकार है। भारत में मुख्य रूप से आपको 2 द्वीप समूह देखने को मिलेंगे। अरब सागर में आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा, तो बंगाल की खाड़ी में आपको अंडमान और निकोबार देखने को मिलेगा। ये जो द्वीप है इनमें आपको बहुत सारे यूनिक वन्यजीव देखने को मिलेंगे, बहुत सारे आपको पुलिन देखने को मिलेंगे, प्रवाल भित्तियां देखने को मिलेंगी और ज्वालामुखी देखने को मिलेंगी। और इन सारे द्वीपों को प्राचीन जनजातियों ने हजारों वर्षों से अपना आवास बनाया था। ठीक है, तो हम एक एक करके जो 2 मुख्य द्वीप समूह हमारे देश में पाए जाते हैं, जैसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप कई सारे द्वीपों का समूह है जो केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित है। आप अपने मानचित्र पर इसको जरूर देखें। ये जो लक्षद्वीप है ये कोरल से बना है और 36 बड़े द्वीपों का समूह है। तो लक्षद्वीप की विशेषता क्या है कि ये कोरल से बना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर आप देखेंगे लक्षद्वीप के सभी द्वीपों पर मानव का निवास नहीं है। भारत का एक विस्तृत समुद्रीय जल क्षेत्र पर नियंत्रण है, जिससे कि लक्षद्वीप में उसे मछली पकड़ने, संसाधनों की खोज करने और पर्यावरण संरक्षण का भी अवसर मिलता है। तो लक्षद्वीप पर भारत की मुख्य भूमि पर जितने भी कानून लागू होते हैं, वो सारे के सारे लक्षद्वीप पर लागू होते हैं। अब यहाँ पे विस्तृत समुद्रीय जल क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण, इसका मतलब ये है कि जब मैंने आपको पढ़ाया था ज्योग्राफी में, तो वहाँ पे आपको ध्यान में होगा कि भारत की जो अपनी तट रेखा है, जिसको हम बेस लाइन कहते हैं, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक आपको देखने को मिलेगा टेरिटोरियल टेरिटोरियल वाटर देखने को मिलेगा। इस टेरिटोरियल वाटर की विशेषता ये होती है कि हमारे मुख्य भूमि के सारे कानून इन टेरिटोरियल वाटर के क्षेत्र में लागू होते हैं। फिर जब आप बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स तक जाएंगे, यानी इस 12 नॉटिकल माइल से और 12 नॉटिकल माइल आगे जाएंगे, तो हम उसको कहते हैं कॉन्टिग्यूअस जोन। इसको सन्निहित क्षेत्र कहते हैं हिंदी में, कॉन्टिग्यूअस जोन। अब यहाँ पे हमारे मुख्य भूमि के कुछ कुछ कानून लागू होते हैं, जैसे इमिग्रेशन वाला कानून हो गया, है ना? तो ये कुछ कुछ कानून यहाँ पे लागू होते हैं। फिर इससे जब 24 नॉटिकल माइल से आप बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक जाएंगे, तो 200 नॉटिकल माइल तक आपको देखने को मिलेगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसको हम ईईजेड कहते हैं। यहाँ पे आर्थिक रूप से अनन्य अधिकार भारत का होता है। जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होती है वो इस 200 नॉटिकल माइल के डिस्टेंस में संचालित की जा सकती है। और इससे आगे होता है, आप देखेंगे, और इससे आगे जो है वो ओपन सी हो जाता है। ठीक है, ओपन सी हो जाता है। तो ये जो हमारा समुद्रीय क्षेत्र है, उसमें जो 12 नॉटिकल माइल है, वहां तक हमारा पूरा का पूरा नियंत्रण होता है। जो कॉन्टिग्यूअस जोन होता है, वहां पे हमारे कुछ कानून लागू होते हैं, वहां से हमें कुछ थोड़ा सा कम नियंत्रण होता है। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर हमारे देश के कानून लागू नहीं होते, लेकिन आर्थिक रूप से हमारा पूरा नियंत्रण होता है। तो ये हमने लक्षद्वीप के बारे में बात की दोस्तों। अब हम बात करते हैं अंडमान और निकोबार के बारे में। अब जरा मैं इसको क्लीन कर दूं। अब अंडमान और निकोबार की बात करें दोस्तों, तो इस द्वीप समूह में 500 से ज्यादा छोटे बड़े ज्वालामुखी द्वारा निर्मित द्वीप सम्मिलित हैं। जहां लक्षद्वीप का निर्माण कोरल से हुआ है, वहीं ज्वालामुखी जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों का निर्माण है वो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित हुआ है। इसमें 2 अलग-अलग समूह में विभाजित किया जा सकता है। एक तो अंडमान द्वीप समूह है और दूसरा निकोबार द्वीप समूह है। और इनकी जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ना केवल जैव विविधता की दृष्टि से, बल्कि सामरिक दृष्टि से, यानी रणनीतिक दृष्टि से भी इनकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक बात है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस तस्वीर में आप, लक्षद्वीप में प्रवाल भित्ति है, अंडमान निकोबार में भी आपको प्रवाल भित्ति कुछ हद तक देखने को मिलेगी। और अंडमान द्वीप समूह का जो सामरिक महत्व है, इस संदर्भ में आप समझ सकते हैं कि भारतीय नौसेना की एक जो तैरती हुई गोदी आपको यहाँ पे दिख रही है। भारत के कई सारे आपको वो देखने को मिलेंगे। तो ये जो द्वीप समूह है दोस्तों, ये द्वीप समूह भारत की निगरानी चौकियों की तरह काम करते हैं।
और ये जो निगरानी चौकियों की तरह काम करते हैं, ये समुद्र पर निगरानी रखते हैं कि अगर अंडमान या निकोबार की तरफ से कोई भी दुश्मन देश का कोई जहाज़ हो या कोई दुश्मन देश की सेना अगर हमारे देश में घुसना चाहती हो, तो वहाँ पे ये एक निगरानी चौकी की तरह काम करते हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार में आपको अलग-अलग प्रकार की वनस्पतियाँ देखने को मिलेंगे, जीव-जंतु देखने को मिलेंगे। अब अंडमान निकोबार ऐतिहासिक रूप से भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश के अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को यहाँ पे बहुत ही कठोर परिस्थिति में सेल्युलर जेल नामक कारावास में रखा गया था। अब उनके महान बलिदानों को याद दिलाने के लिए आज भी ये जो सेल्युलर जेल है, इसको संरक्षित रखा गया है। आपने काला पानी की सज़ा सुनी होगी, काला पानी की सज़ा ऐसी होती थी, एक आइलैंड पे छोड़ दिया जाता था। अंडमान निकोबार को काला पानी की सज़ा के लिए रखा गया था। अब हमारे जो पूर्वजों ने बलिदान दिया है, हमको स्वतंत्रता करवाने के लिए, हम इसके बारे में आगे जो हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, हम उसमें बात करेंगे, ठीक है? अब अंडमान निकोबार में एक द्वीप है जिसको हम बैरन द्वीप के नाम से जानते हैं। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कभी-कभी सक्रिय होता है और इससे देखेंगे आप आकाश में धुआँ और लावा आस-पास फैल जाता है। तो एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी के तौर पे आपको बैरन द्वीप देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल और सुंदरवन में डेल्टा के बारे में। देखिए, जब हम द्वीपों से वापस अब हिमालय के पूर्वी भाग की ओर बंगाल की खाड़ी से यात्रा करेंगे, यानी कि ये जो दक्षिणी भाग है, अगर आप यहाँ पे मान लीजिए अंडमान निकोबार इस तरीके से है। अगर आप यहाँ से ऐसे होते हुए तो बंगाल की खाड़ी की से होते हुए जब आप हिमालय की तरफ यात्रा करेंगे, तो आपको पश्चिम बंगाल के रास्ते में आपको सुंदरवन दिखाई पड़ता है। सुंदरवन जो है वो गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के डेल्टा में स्थित है। डेल्टा बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है, मैंने आपको पहले बताया। अब इस डेल्टा में जो नदी है, सागर है और भूमि है, तीनों का आपको एक बहुत ही यूनिक मिश्रण देखने को मिलेगा। सुंदरवन का लगभग आधा भाग भारत में है और शेष भाग बांग्लादेश में है। तो पहला इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ये ध्यान में रखना है कि सुंदरवन पूरा का पूरा भारत में नहीं है, इसका कुछ भाग बांग्लादेश में भी है। फिर सुंदरवन जो है, इसमें यहाँ पे जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के तौर पे शामिल किया है और सुंदरवन रॉयल बंगाल टाइगर सहित कई सारे जो दूसरे जीव हैं, उनका आवास है। कई सारे जो दूसरे प्रजाति हैं, उनका आवास है। आप अपने मानचित्र पर सुंदरवन डेल्टा को देख सकते हैं और आप गूगल पे भी सुंदरवन डेल्टा के जो चित्र हैं उसको देख सकते हैं। सुंदरवन में जो डेल्टा है वहाँ पे आपको मैंग्रोव बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ये मैंग्रोव विशेष प्रकार के पौधे होते हैं जो कि पानी में उगने वाले पौधे होते हैं। ये बहुत ज़्यादा नमकीन पानी में भी उग सकते हैं, इसलिए हम इनको हैलोफाइट्स भी कहते हैं। इसके अलावा इनमें आपको छोटी-छोटी ऐसी जड़ें मिलेंगी जो पानी से ऊपर उठती हुई, ये पानी है तो पानी की सतह से ऊपर उठती हुई छोटी-छोटी इनकी जड़ें होती हैं जिनके माध्यम से ये साँस लेते हैं, हम इनको न्यूमैटोफोर्स कहते हैं। इसके अलावा इनका जो आप देखेंगे जो ब्रीडिंग करने का प्रजनन करने का तरीका है मैंग्रोव का, वो भी बहुत यूनिक होता है। इसके बारे में दोस्तों हम एनवायरनमेंट के सेक्शन में ज़रूर पढ़ेंगे। यहाँ पे कई सारी तस्वीरें दिखाई गई है। उसको आपको ध्यान से देखना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं पूर्वोत्तर की पहाड़ियों की तरफ। आप अपने मानचित्र में अपने पूर्वोत्तर की तरफ देखिएगा। अब ये जो भारत का मानचित्र है, उसमें आप देखेंगे पूर्वोत्तर की तरफ यहाँ पे इस तरीके का ये जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे आपको गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है? हमारी जो ये यात्रा हिमालय से शुरू हुई थी इस चैप्टर में, आज हमारी यात्रा पूर्वोत्तर की पहाड़ियों पे खत्म होने वाली है। ठीक है? तो मानचित्र पर आप गारो, खासी और जयंतिया जैसी पहाड़ियों को देख सकते हैं। ये मेघालय पठार का हिस्सा है और ये जो पहाड़ियाँ हैं अपनी हरियाली के लिए, बहुत ज़्यादा वर्षा के लिए और यहाँ पे बहुत सारे जलप्रपात हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं, उनके लिए ये पहाड़ियाँ जानी जाती हैं। विश्व के सबसे ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में से ये जो क्षेत्र हैं वो आते हैं। इसके अलावा इसे जंगल जो हैं वो अद्वितीय वन्य जीव जो हैं और यहाँ जो उपजाऊ भूमि है, वो कई सारे जो तरीकों से यहाँ के जो ये जो क्षेत्र हैं वो बहुत ही समृद्ध हैं। मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ियों में स्थित आपको मावलिन नोंग नाम का एक गांव है जो एशिया के सबसे स्वच्छ गांव के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। ये गांव बहुत ही ज्यादा देखने में स्वच्छ है। यहाँ बांस के कूड़ेदान है और यहाँ की जो जीवन शैली है वो पर्यावरणीय अनुकूल है। ये गांव अपनी जीवित जड़ों से बने पुलों के लिए, जिनको हम लिविंग रूट्स पुल भी कहते हैं, इसके लिए काफी जाना जाता है, जो कई वर्षों के दौरान पेड़ों की जड़ों को मिलाकर बनाए जाते हैं। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं ये जो पुल है, इस पुल के बारे में अभी यहाँ पे मैंने बात की आपसे। तो इस तरीके से हमने देखा दोस्तों, हिमालय से जो हमने अपनी यात्रा शुरू करी थी, हिमालय से यात्रा निकल के हमारी पहुंची गंगा के मैदान में। गंगा के मैदान से हम कहाँ पहुंचे? हम गंगा के मैदान से पहुंचे फिर थार मरुस्थल में। ठीक है? थार मरुस्थल से हम फिर कहाँ पहुंचे? हम पहुंचे प्रायद्वीपीय पठार में। प्रायद्वीपीय पठार से हम फिर कहाँ पहुंचे?
हम पहुंचे तटीय क्षेत्रों में, जो पूर्व पश्चिमी तट है, जो पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, वहां पे हम पश्चिम माफ कीजिएगा पश्चिमी तट में पहुंचे। तटीय क्षेत्रों से हम पहुंचे द्वीप में, और द्वीप से हम लास्ट में हम पहुंचे थे पूर्वोत्तर पहाड़ी में। बीच में हमने अरावली पहाड़ी को भी देखा था। तो ये हम हिमालय से जो हमारी यात्रा इस तरीके से शुरू हुई, यहाँ से सभी जगहों से होते हुए हम पूर्वोत्तर तक पहुंचे। तो आज के सेशन में मैंने आपसे जो भी अब बातें की दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ उसके आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, आपने चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा होगा। तो ये हमारा ज्योग्राफी का एनसीईआरटी के क्लास 7 के सोशल साइंस का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर था। इसमें आपको ज्योग्राफी के 2 चैप्टर्स और देखने को मिलेंगे, जो कि मैं आपसे कल और परसों आपको इसी टाइम पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है? तब तक के लिए दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।